वेलकम बैक मूवी एंथुसियस्ट। तो गाइज आज हम द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर यानी एग्जॉर्सिस्ट मूवी के सेकंड पार्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड गॉर्डन ग्रीन ने। गाइज आपने 1973 वाली द एग्जॉर्सिस्ट मूवी को तो जरूर देखा होगा, जो कि काफी अच्छी और उस समय की सबसे ज्यादा डरावनी मूवी मानी जाती है। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए बना दूंगा। तो गाइज यह मूवी उस 1973 वाली मूवी का सीक्वल है और अब इस मूवी के बाद भी इसके 2 और सीक्वल्स आने वाले हैं। अब बाकी की डिटेल्स तो आपको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिएगा इस और टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम हेती नाम के एक इलाके को देखते हैं, जहां एक आदमी जिसका नाम विक्टर होता है वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ हनीमून मनाने के लिए गया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर तेज भूकंप आता है और विक्टर की वाइफ मलबे के नीचे दब जाती है। अब डॉक्टर्स विक्टर से कहते हैं कि या तो वह अपनी वाइफ को बचा सकता है या फिर अपने बच्चे को। और ये घड़ी विक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी थी। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, यानी कहानी सीधा 13 साल बाद की दिखाई जाती है। और यहाँ पर हम विक्टर की बेटी एंजेला को देखते हैं, यानी विक्टर ने उस समय अपनी बेटी को चुना था। और विक्टर की वाइफ और एंजेला की माँ इस दुनिया में नहीं है और एंजेला अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करती है क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। और इसी इच्छा के चलते एंजेला अपनी मदर की इयररिंग्स लेकर जंगल में अपनी क्लासमेट कैथरीन के साथ एक रिचुअल करने के लिए चली जाती है ताकि वो अपनी मदर से बात कर पाए। लेकिन बदकिस्मती से यह रिचुअल काम नहीं करता है और जो रिचुअल इन्होंने परफॉर्म किया था उसका असर यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पर डेविल ने इनके रिचुअल को सुन लिया था और तभी अचानक से ये दोनों लड़कियां हवा में गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ कैथरीन के मॉम डैड यानी मिरेंडा और टोनी और एंजेला के डैड विक्टर ये सारे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। पुलिस भी छानबीन में लग जाती है लेकिन वो दोनों का कोई भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन फिर 3 दिन बाद वो दोनों लड़कियां काफी दूर एक बांड में मिलती है। अब उन दोनों को लगता है कि ये दोनों सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए गायब हुई थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों 3 दिनों से लापता थी तो वो दोनों इस बात को सुनकर काफी शॉक हो जाती है। अब ये लड़कियां वापस आ तो गई थी लेकिन ये दोनों अपने साथ किसी डीमन को घर ले आई थी, जिस वजह से इनके नेचर में काफ़ी बदलाव आ गया था। जैसे ये दोनों कुछ खाती पीती नहीं है और साथ ही ये दोनों लड़कियां अपने बेड भी गीला कर दिया करती थी और कुछ अजीब सी पावर्स भी इनके अंदर आ गई थी, जो कि 13 साल की लड़कियों के अंदर होना नामुमकिन था। गाइस असल में इन्हें डबल पोजेशन हुआ था, यानी इन दोनों के अंदर एक ही डीमन रह रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को सेंस भी कर सकती थी। ये दोनों लड़की अब काफी अग्रेसिव होने लगती है और एंजेला अपने फादर को मारती है क्योंकि वो अपनी मदर से मिलना चाहती थी। साथ ही वो अपने पेट पर घाव कर लेती है और अपने नाखून भी उखाड़ लेती है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में जल्द से जल्द एडमिट करवाना पड़ता है। अब उधर कैथरीन का भी सेम ही हाल था, वो भी काफी जल्दी अग्रेसिव हो जाया करती थी। एक दिन वो चर्च में जीसस क्राइस्ट के ब्लड और खाना यानी वाइन और ब्लड को खराब कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। देन उसको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां एंजेला थी। आगे हम देखते हैं कि कैथरीन और एंजेला के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, जहां कैथरीन के पेरेंट्स का मानना था कि वो दोनों जंगल से अपने साथ किसी डीमन को लेकर आए हैं, जिस वजह से उनकी ये हालत है। यहाँ थोड़ा जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था तो वो 3 दिनों के लिए नर्क में गए थे ताकि वो शैतान को अपने वश में कर सके। और यहाँ पर शैतान ने इसका जस्ट उल्टा इन लड़कियों के साथ किया है और ये दोनों लड़कियां भी 3 दिन बाद ही घर आई है। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन एंजेला डॉक्टर एन की देखरेख में सोई हुई होती है, लेकिन तभी अचानक से वो डॉक्टर एन के पास्ट को बताने लगती है। वो डॉक्टर एन से कहती है कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचा और तुम नन बनना चाहती थी लेकिन अब डॉक्टर बन गई, और ऐसी कई चीजें वो डॉक्टर एन से कहती है, जिसे सुनकर वो काफी शॉक रह जाती हैं क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने किसी को नहीं बताया था। और डॉक्टर एन को भी लगने लगता है कि इन बच्चों में जरूर कोई डीमन है। अब इसके अगले दिन डॉक्टर एन विक्टर से मिलकर ये सारी चीजें विक्टर को बताती है और साथ ही वो उसे एक बुक देती है जिसे क्रिस मैकेनेल ने लिखा था। गाइज अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि क्रिस मैकेनेल और कोई नहीं बल्कि रीगन की मदर है, जिसके अंदर डीमन आ गया था। और गाइज वही डीमन अब इन लड़कियों के अंदर है। डॉक्टर एन विक्टर से कहती है कि वो इस बुक को जल्द से जल्द रीड करे क्योंकि जैसा वीगन के साथ हुआ था सेम वही चीज इन दोनों लड़कियों के साथ भी हो रहा है।
अब आगे हम देखते हैं कि विक्टर उस बुक को रीड करता है और फिर वह क्रिस का पता लगा के उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ क्रिस बताती है कि वो भी डीमंस और पोजेशन पर अलग अलग धर्मों के माध्यम से रिसर्च कर रही है और सभी धर्मों के अकॉर्डिंग शैतान एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि विक्टर क्रिस को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ वो डीमन क्रिस को देखते ही उसे पहचान जाता है, क्योंकि ये पजुजू डीमन होता है जिसने क्रिस की बेटी रीगन को फर्स्ट पार्ट में पोजेस किया था। आगे हम देखते हैं कि क्रिस विक्टर से कैथरीन के बारे में पूछती है, तो विक्टर बताता है कि वो घर पर है, जिस पर क्रिस कहती है कि कैथरीन का घर पर रहना सेफ नहीं है। क्रिस और विक्टर दोनों कैथरीन के घर पर जाते हैं। अब घर पर इन दोनों को काफी तोड़फोड़ हुई नजर आती है। अब विक्टर उधर टोनी, मिरेंडा और बच्चों को संभालता है और क्रिस कैथरीन से मिलने ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ कैथरीन क्रिस से कहती है कि उसकी बेटी रीगन मर चुकी है और अब वो नर्क की आग में जल रही है। बेसिकली गाइज यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि क्रिस की बेटी रीगन अभी कहाँ है, लेकिन इतना इस मूवी में क्लियर कर दिया गया है कि अब वो क्रिस के साथ नहीं है। जिन्होंने एग्जॉर्सिस्ट 1973 वाली देखी है वो लोग सोच रहे होंगे कि मूवी के एंडिंग में तो रीगन क्रिस के साथ में ही थी और अब वो अचानक से कहाँ लापता हो गई। तो गाइस इन सब का जवाब आपको इसके अगले वाले पार्ट में जानने को मिलेगा, जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है। आगे हम देखते हैं कि वो डेविल एक हॉली क्रॉस से क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देता है। अब आगे क्रिस को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और विक्टर क्रिस से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही क्रिस के साथ ऐसा हुआ। अब क्रिस विक्टर से बोलती है कि डीमन यही चाहता है कि वो कमजोर हो जाए, लेकिन विक्टर को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होना है। यहाँ क्रिस विक्टर से कहती है कि इस डीमन को हराने के लिए सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि हर धर्म को एक होना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़े एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू हो जाती है, जो कि काफी बड़ा और भयानक एग्जॉर्सिज्म होने वाला था और विक्टर यहाँ पर पीगन प्रीस्ट को लेकर आता है, जिसे पहले उसने भगा दिया था। और साथ ही इस एग्जॉर्सिज्म में कैथरीन की फैमिली के कई मेंबर्स भी होते हैं और डॉक्टर एन भी यहाँ पर शामिल होती है। अब यहाँ पर कैथोलिक चर्च के फादर मैडॉक्स को दिखाया जाता है, लेकिन इन्हें एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि चर्च का कहना था कि इन दोनों बच्चियों को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए। लेकिन फादर मैडॉक्स डॉक्टर एन को बाइबल और हॉली क्रॉस देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि डॉक्टर एन भी यह काम कर सकती है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बनने से पहले नन बनने की ट्रेनिंग ली थी। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों को चेयर से एक साथ बांध दिया जाता है और कई सारे अलग अलग धर्म के वर्सेस पढ़े जाते हैं, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर हर धर्म के रिचुअल्स अलग अलग भाषाओं में किए जाते हैं, लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। देखा जाए तो इन सब में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी और डर भी इनके अंदर भरा पड़ा था, जिसके कारण से उस डीमन पजुजू को कुछ भी नहीं हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि वह डीमन इन सबको काफी मॉक करता है, खास करके डॉक्टर एन को। अब इसके बाद विक्टर रिचुअल किया हुआ गंदा पानी और कुछ सामान बाहर फेंकने के लिए जाता है और यहाँ पर फादर मैडॉक्स को, जो कि नीचे कार में बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं, उन्हें जोश आ जाता है और फिर वो उनके साथ एग्जॉर्सिज्म करने के लिए घर में आते हैं। और फादर मैडॉक्स के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के बाद पजुजू कमजोर होने का नाटक करता है, लेकिन फिर वो डीमन अपने टेलीकाइनेसिस पावर से फादर मैडॉक्स का गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उनको जान से मार देता है। और यही गर्दन मोड़ने वाला सीन एग्जॉर्सिस्ट के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया है, जिसे देखकर उस वक्त काफी लोग डर गए थे। खैर अब दो सबसे बड़ी चीजें यहाँ पर रिवील होती है। पहली ये कि हमें लगा था कि विक्टर ने उस समय, जिस समय उसके पास चॉइसेस थी कि या तो अपनी वाइफ को बचाए या अपनी बेटी को, उस समय हमें लगा था कि शायद उसने अपनी बेटी को ही चुना होगा, क्योंकि अभी भी उसकी बेटी उसके पास जिंदा है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं था, असल में उसने अपनी वाइफ को ही चुना था। लेकिन उस समय उसकी वाइफ काफ़ी इंजर्ड थी और उसके बॉडी से काफ़ी खून बह चुका था, जिस कारण से उसे नहीं बचाया जा सका और उसके बदले उसकी बेटी को बचाया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो डीमन पजुजू इन सबको एक चॉइस देता है कि वो लोग इन दोनों में से केवल एक लड़की को ही बचा सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उन दोनों में से एक को नहीं चुना तो दोनों लड़कियां अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी उस डीमन की बात को नहीं मानता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद से डीमन उनके डर का फायदा उठा रहा है। लेकिन फिर वह डीमन इन दोनों लड़कियों को तड़पाने लगता है और एक ही डीमन इन दोनों के अंदर था, इसलिए इन दोनों की हार्ट बीट भी एक साथ ही चल रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर अपनी बेटी एंजेला को चुनता है और दूसरी तरफ कैथरीन के
पेरेंट्स उसे चुनते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अचानक से एंजेला के मुंह से काला खून निकलता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कि हो सकता है कि डिमोनिक डायमेंशन की तरफ जा रहा हो, जहां पर डीमन ने इन दोनों बच्चियों की स्पिरिट्स को कैद करके रखा था, क्योंकि यहाँ पर हमें डीमंस की डायमेंशन दिखाई जाती है और साथ ही पजुजू डीमन की भी एक झलक हमें देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पजुजू यहाँ पर कैथरीन की स्पिरिट को कंज्यूम करने लगता है। इसके बाद अब यहाँ पर इस मूवी के असली राज खुलते हैं। दरअसल पजुजू ने यहाँ एक चाल चली थी गाइस, यहाँ उसने इन्हें बोला था ना कि वो एक लड़की की जान बचा सकते हैं। असल में यह इस डीमन की साजिश थी। यहाँ पर उस डीमन ने इनसे परमिशन ली थी कि वो इन दोनों में से किसी एक बच्चे की स्पिरिट को कंज्यूम कर सके, क्योंकि बिना परमिशन के वह डीमन किसी की भी स्पिरिट को कंज्यूम नहीं कर सकता था। यहाँ पर उस डीमन ने इनसे झूठ कहा था कि वो लोग जिस बच्ची को चुनेंगे वह बच जाएगी, क्योंकि कैथरीन के फादर ने कैथरीन को चुना था, लेकिन यहाँ पर एंजेला बच गई और कैथरीन को पजुजू ने ले लिया। अब सभी के सभी यहाँ पर टूट जाते हैं। विक्टर भले ही अपनी बेटी एंजेला के लिए खुश था, लेकिन वह कैथरीन के लिए काफी दुखी भी था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर आती है और सभी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। अब कैथरीन को काफी सीपीआर दिया जाता है ताकि वह बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उस डीमन ने कैथरीन की सोल को कंज्यूम कर लिया था। अब यहाँ पर एंजेला ठीक हो गई थी और रोज स्कूल भी जाने लगी थी, लेकिन वह अपनी बेस्ट फ्रेंड कैथरीन की सीट को खाली देखकर उसे खूब मिस करती थी। उधर डॉक्टर एन भी काफी दुखी थी और पुलिस को डीमन के बारे में काफी एक्सप्लेन कर रही थी। अब आखिरी में हम देखते हैं कि क्रिस की आंखें तो चली ही गई थी, लेकिन तभी उसकी बेटी रीगन उससे मिलने आती है। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पर रीगन ही आती है या उसकी स्पिरिट। और गाइस इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की स्टोरी, जो कि मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा। I mean लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।